सबका खैर मकदम है। मैं डॉक्टर शोकर सेंडार। डियर लर्नर्स, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारा जो ये कोर्स है BEGE 143, जिसका उन्वान है शायरी को समझना। आज हम ब्लॉक 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम यूनिट 1 में रॉबर्ट फॉस्ट के बारे में बात करेंगे और यूनिट 2 में हम विलियम कार्लोस विलियम्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये ब्लॉक आपको 4 अहम अमेरिकी शायरों रॉबर्ट फॉस्ट, विलियम कार्लोस विलियम्स, विलियम स्टीवंस और लैंगस्टन ह्यूज से मुतारिफ कराता है। यानी कि जब हम ब्लॉक 2 की बात करते हैं, इसमें हम 4 अमेरिकन शायरों के बारे में बात करेंगे, जिसके जो रॉबर्ट फॉस्ट हैं, विलियम कार्लोस विलियम्स हैं, विलियस स्टीवंस हैं और लैंगस्टन ह्यूज हैं। इस ब्लॉक की हर इकाई एक शायर पर मबनी है। इकाइयों में आपको शायर की तख्लीकियात पर बहस मिलेगी और इन पर तनकीद नुक्ता नजर भी। यानी कि इस ब्लॉक में जिसमें हम चार शायरों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम उनकी पोइट्री का मुताला करेंगे, उनके लाइफ के बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और उन्होंने किस टाइप की शायरी लिखी है उनके उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो पोइट्स हैं, इन्होंने किन इश्यूज पे, किन थीम्स को के साथ इनकी पोइट्री डील करती है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इससे आपको अपने कोर्स की नज़्मों को समझने में मदद मिलेगी और आपको शायरों से वाबस्ता मौज़ूआत और खदशात, अदबी और समाजी व सियासी रुझानात से भी आगाह किया जाएगा। यानी कि इस ब्लॉक में जो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लॉक 2, इसमें हम जो 4 शायरों के बारे में बात करेंगे, उनकी पोएम्स भी हम पढ़ेंगे, जो हम लेटर ऑन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पोएम वन बाय वन। तो उनमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये 4 शायर हैं, इन्होंने यानी कि कौन से इन्होंने इश्यूज, यानी उन किन इश्यूज के साथ इनकी पोइट्री डील करती है और कौन से वो वजूहात थे जिनकी वजह पे वो वजूहात थी जिन्होंने इनको माइल किया शायरी की तरफ। यूनिट 1 पे जब हम नजर दोहराते हैं, यूनिट 1 का आगाज अमेरिकी शायरी के एक जायजे से होता है, ताकि आपको तरक्की की मुख्तलिफ मराहिल और इसमें ज़ेर बहस शायरों से आगाह किया जा सके। इसके साथ आपको मुतल्लिका मदद का एक वसिया अंदाजा होगा और इसमें मौजूद नज़्मों के बारे में भी मालूम होगा। इसके बाद ये इकाई रॉबर्ट फॉस्ट की 2 नज़्मों पर बहस करती है। जब हम यूनिट 1 की बात करते हैं, ब्लॉक 2 में जो हमारा पहला यूनिट है, उसमें हमें रॉबर्ट फॉस्ट के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि what sort of poet Robert Frost was and what sort of poetry he wrote, what were the main issues and themes Robert Frost discussed or addressed in his poems. तो दो जो हमारे सिलेबस में जो 2 पोइम्स हैं, एक है अ बाउंडलेस मोमेंट या एक बेहद लम्हा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, और आफ्टर एप्पल पिकिंग। ये 2 पोइम्स हैं जिनके बारे में हम अभी कुछ देर बाद बात करेंगे। इन पोइम्स को हम बड़े अच्छे डिटेल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि इनका मेन थीम क्या है, मेन इशू इन पोइम्स में रॉबर्ट फॉस्ट क्या एक रीडर तक मैसेज पहुंचाना चाहता है। क्योंकि हम जानते हैं, जब भी हम शायरी की बात करते हैं, जब हम पोइट्स की बात करते हैं, हर एक राइटर का कोई पर्पस होता है। हर जो भी राइटर, चाहे आप नॉवेलिस्ट की बात करोगे, पोइट की बात करोगे, शॉर्ट स्टोरी राइटर की बात करोगे या इवन ड्रामेटिस्ट की बात करोगे, हर एक का कोई ना कोई पर्पस होता है। यानी कि एक मैसेज वो पहुंचाना चाहते हैं रीडर तक। तो जैसे हम थॉमस डी क्विंसी की बात करते हैं, उसने लिटरेचर को, अदब को 2 हिस्सों में बांटा है। एक को उन्होंने कहा है लिटरेचर ऑफ पावर, दूसरे को उन्होंने नाम दिया है लिटरेचर ऑफ नॉलेज। यानी कि जब 2 तरीके के लिटरेचर्स आपको मिल सकते हैं, यानी कि 2 तरीके के राइटर्स आपको मिल सकते हैं। जो भी मुसन्निफ होते हैं, चाहे वो शायर हो या कोई और राइटर हो, एक यानी कि 2 कैटेगरीज की पोएम्स या राइटिंग्स आपको मिल सकती है। एक जो पोएम होती है, उसमें आपको जिसको थॉमस डी क्विंस से बोलते हैं, उन्होंने लिखा है कि लिटरेचर को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक को उन्होंने बोला है लिटरेचर ऑफ पावर, यानी कि इसमें आपको अम्यूजमेंट मिलती है, आपको यानी कि वो एंटरटेनमेंट मिलती है, प्लेजर मिलता है। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप बड़े गमगीन होते हो, आप पे बहुत ज्यादा बोझ होता है,
और आप कुछ यानी कि पढ़ आप बड़ा फ्री टाइम गुजारना चाहते हो, आप बुक्स पे के साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हो, सो दैट यू वुड बिकम फ्री फ्रॉम एंजाइटीज, वरीसम एक्टिविटीज, जितने भी जो यू जस्ट वांट टू लेसन योर बर्डन। तो उसको हम लिटरेचर ऑफ पावर बोलते हैं, जहां से आपको प्लेजर मिल सकता है, ईस्थेटिक प्लेजर जिसको हम बोलते हैं। और जब हम दूसरे लिटरेचर ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, लिटरेचर ऑफ नॉलेज में एक जो राइटर होता है, एक जो शायर होता है, वो आपको इंफॉर्मेशन देता है, वहां से आपको कुछ नॉलेज मिलती है। या कभी कभार ऐसे भी होता है वो आपको कुछ समझाना चाहता है, वो आपको कुछ जिंदगी के किसी मोड़ पे अगर आपको कुछ यानी कि जैसे अगर हम रॉबर्ट फास्ट की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, जिसकी हम बात कुछ देर बाद अच्छे डिटेल्ड वे में करेंगे। रॉबर्ट फास्ट में जो एक मेन ट्रेट है उसकी पोइट्री में, he always inspire his readers, there is a message of inspiration, he always जैसे अगर कोई फेलियर्स लाइफ में देखता है, if someone is going through the phase of trial and tribulations, if someone is going through this alienation या phase of trauma या phase of failure जिसको हम बोलते हैं, तो रॉबर्ट फास्ट आपके लिए फिर अच्छा शायर है। अगर आप इंस्पायरेशन चाहते हो, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप फेलियर्स पे काबू पाना चाहते हो, ये वही शायर है जिनके बारे में कहा जाता है कि जब जवाहरलाल नेहरू इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनको रॉबर्ट फॉस्ट की पोइट्री इतनी पसंद थी, स्पेशली द पोइम, एक पोइम उसको बहुत ज्यादा पसंद थी रॉबर्ट फास्ट की। वो जो पोइम है वो अपने साथ वो रखते थे, जैसे वो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, जो पोएम का टाइटल है, और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जैसे वो द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। यानी कि यहाँ पे आपको इंस्पायरेशन मिलती है। जवाहरलाल नेहरू मोर पर्टिकुलर जो लास्ट दो लाइंस है, and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep, यानी कि जवाहरलाल को इन दो लाइन्स ने बहुत मुतासिर किया था। उनको लग रहा था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद मेरे पे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी, लेकिन मेरे को थकना नहीं है, मेरे को फटीग्ड स्टेज में नहीं जाना है। These were the lines which always kept Robert Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru on toes। These lines kept him alive all the time। he was what we call full of zest। तो ये यानी कि एक जो शायर होता है, कभी कभार एक ऐसी लाइन होती है, एक पॉइंट ऐसी होती है जो आपको बहुत इंस्पायर कर सकती है, जहां से आप कुछ सीख सकते हो, जहां से आप खाली खुद नहीं सीख सकते हो, आप दूसरों के लिए भी यानी कि एक मिसाल के तौर पर उभर सकते हो दूसरे बंधुओं के लिए। जैसे हम जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, ये एक पोएम है जो रॉबर्ट फास्ट ने लिखी है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये एक पोएम, इस पोएम में भी खाली एक स्टैंजा, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। ये एक स्टैंजा बहुत, इसका बहुत इन्फ्लुएंस, बहुत असर इस स्टैंजा ने किया था किसकी लाइफ पे, जवाहरलाल नेहरू की लाइफ पे। यानी कि वो इसको ये स्टैंजा वो हमेशा इसको अपने टेबल पे रखा करते थे, और इससे उसको और ज्यादा इंस्पायरेशन मिलती थी, इससे उसको ज्यादा यानी कि इस वर्ष से या इस स्टैंजा से उसको लगता था कि अभी मैंने एक काम किया है, अब ये नहीं है कि आई विल गो फॉर दिस रेस्ट, आई विल रिमेन इन एन आइडियल स्टेट, नो। यानी कि इससे इस वर्ष से क्या, इस स्टैंजा से जवाहरलाल नेहरू को क्या मैसेज मिल रही थी? नहीं, यू विल हैव टू रिमेन like an eagle all the time। Eagle, we all know, it is full of spirit, activity, full of action, it is self-reliant, symbol of self-resilience, it's a symbol of valor, continuous struggle। तो यानी कि जब हम रॉबर्ट फास्ट की बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि जब जो एक शायर होता है, एक शायर आपको प्लेजर दे सकता है, दूसरा शायर आपको नॉलेज दे सकता है, जो दूसरा शायर होता है उसकी शायरी पढ़ के आप कुछ सीख सकते हो, आपको कुछ इल्म वहां से मिलता है, आप अपनी जिंदगी उससे रोशना कर सकते हो, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, एक ही वर्ष या एक ही स्टैंजा क्यों ना हो।
तो जब हम फिर फास्ट की बात करते हैं, फास्ट की नज़्मों में फितरत की एक अलग मौजूदगी है। यहाँ पे मैं एक और बात रॉबर्ट फास्ट के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रॉबर्ट फास्ट वाज अ पोएट ऑफ नेचर एज वेल। यानी कि जब आप इंस्पिरेशन की बात करते हो, यानी कि अगर आप फेलियर्स लाइफ में देख रहे हो, आप बड़े यानी कि तन्हा अपने आप को महसूस कर रहे हो, आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, आप थके हुए लग रहे हो, तो रॉबर्ट फॉस्ट की पोइट्री जब आप पढ़ते हो, मोर पर्टिकुलरली कुछ पोएम्स उसने ऐसी लिखी हैं जहां से आपको वो इंस्पायर करता है। यानी कि यही बोलता है कि बस जिंदगी यही तक नहीं है, इससे आगे भी और जिंदगी आपको मिलनी है। तो यकसा तौर पर हम अहम बात यह है कि तज्जिए में फास्ट का इंसान दोस्त मौके पकड़ा गया है। रॉबर्ट फास्ट की जिंदगी के मामूलात के साथ साथ मशगूलियत इससे इस वक्त के दूसरे शायरों से मुमताज करती है। इनकी नज़में मेहनत, जद्दोजहद और उम्मीद की ठोस इक़दार को फोकस करती है। वी टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स जस्ट व्हाइल बैक। यानी कि जब आप इसकी शायरी का मुताला करते हो, यहाँ पे जद्दोजहद आपको मिलता देखने को मिलता है। अभी हम आपको वही बोल रहे थे डियर लर्नर्स, कि अगर आप फेज ऑफ फेलियर से जा रहे हो, आपको बस नाकामी मिल रही है, आप बड़े थके हुए लग रहे हो, आप बड़े होपलेस हो, यू आर गोइंग थ्रू द फेज ऑफ डिजेक्शन, you are feeling you are lonely, you are not able to achieve achievements, achievements which are going to make you something, जैसे आप चाहते हो। तो आपको रॉबर्ट फास्ट की पोइट्री में, शायरी में आपको ये नजर आएगा कि वो आपको इंस्पायर करता है कि आप मेहनत करो। यही थीम हमें इन बाउंडलेस मोमेंट और आफ्टर एप्पल पिकिंग, जो हमें दो दो पोएम्स रॉबर्ट फास्ट की सिलेबस में है, वो जो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। यानी कि रॉबर्ट फास्ट की जो पोइट्री है, इट इज बेस्ड ऑन एक्शन। Robert Frost always, telling his readers, believe in action. You should always keep yourself busy in several activities. You shouldn't live your life in an ideal state. तो जुद्दोजहद, कितनी भी नाकामी आपको मिले, जुद्दोजहद करो। यानी कि स्ट्रगल ये कंटिन्यूअस एक फेज है, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। और उम्मीद, उम्मीद, दिस इज द मेन ट्रेट जिसे हम अभी बात कर रहे थे, इंस्पायरेशन, होप। रॉबर्ट फास्ट की पोइट्री में आपको ये देखने को ये व्हेनेवर यू आर गोइंग टू रीड रॉबर्ट फास्ट's poetry, there is always this symbol of hope in his poetry. He always inspires you to do, better and better, या कुछ ऐसे करो जो आप चाहते हो। तो दूसरी इकाई 20वीं सदी के अमेरिकी शायर विलियम कार्लोस विलियम्स की है। हमारे पास 19वीं सदी में अमेरिकी खाना जंगी का नजरिया है। विलियम्स के दौर में नॉवल की सनत गालिब थी और शायरी को फाल तौर पर आगे नहीं बढ़ाया जाता था। यानी कि जब हम दूसरे शायर की बात करते हैं, रॉबर्ट फास्ट के साथ साथ एक और शायर हमारे सिलेबस में है जिसको हमें पढ़ना है, उसका नाम है विलियम कार्लोस विलियम्स। यानी कि ये तब पोइट्री लिख रहे थे जब नॉवल का बहुत दबदबा था, यानी कि नॉवेलिस्ट्स का बहुत। तहम सदी के आखिर में शायरों ने मंजर में होने वाली तब्दीलियों का जवाब देना शुरू किया। विलियम्स का ताल्लुक जदीद शायरी में इमेजिस्ट तहरीक से है। यानी कि जब हम विलियम्स की बात करते हैं, विलियम कार्लोस विलियम्स की बात करते हैं, इफ यू आर गोइंग टू इफ यू आर गोइंग टू नेम हिम इन अ शॉर्टर फॉर्म, वी कुड से हिम विलियम्स। अगर हम विलियम्स की बात करेंगे तो इन्होंने इमेजिस्ट पोइट्री लिखी है। ये तब पोइट्री लिख रहे थे जब इमेजिस्ट की एक मूवमेंट चली थी 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी के शायरी की दुनिया में। इमेजिस्ट की जब हम बात करते हैं, इट वाज एक्चुअली poetry, or it was a poetry, it was a यानी कि poetic movement, which was it actually was a reaction against romantic as well as Victorian poetry, because Victorian and romantic poetry more or less emphasized on ornamentation of language। यानी कि जो हम रोमांटिक पोइट्री का मुताला करते हैं, रोमांटिक पोइट्स वी ऑल नो, चाहे हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे। रोमांटिक पोइट्स में आपको बायरन का नाम आता है, शेली भी है,
इवन जॉन कीट्स का नाम है, सैमुअल टेलर कोलरिज भी रोमांटिक पोइट्स में शुमार होता है। या इसके बाद अगर हम विक्टोरियन पोइट्री की बात करेंगे, विक्टोरियन पोइट्री में जब हम अंग्रेजी अदब का मुताला करते हैं तो फिर हम विक्टोरियन एज पे चले जाते हैं। विक्टोरियन एज में आप कौन कौन से शायर मिलते हैं? बहुत सारे शायर वहाँ पे आपको मिलेंगे, लेकिन जो फेमस पोइट्स थे उनमें आपको एल्फ्रेड टेनिसन है, या इवन रॉबर्ट ब्राउनिंग है, मैथ्यू अर्नोल्ड है। इन्होंने, यानी कि जब आप इनकी पोइट्री का मुताला करते हो, रोमांटिक्स और विक्टोरियंस का, ये ज्यादा फोकस देते थे डिक्शन पे, स्टाइल ऑफ राइटिंग पे, ऑर्नामेंटेशन ऑफ लैंग्वेज पे। यानी कि ये चाह रहे थे कि जब भी हम पोइट्री लिखेंगे, यानी कि इनकी लैंग्वेज बड़ी स्टैंडर्ड की हुआ करती थी। यानी कि ये ऐसे, यानी कि वहां पे आपको, यानी कि जैसे हम रोमांटिक पोइट्री का मुताला करते हैं, जब हम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज को देखते हैं, वन वाज राइटिंग टू फेमिलियराइज द अनफेमिलियर। तो जैसे वो लिखते हैं वहां पे आपको गोथिक टर्मिनोलॉजी मिलती है, वहां पे आपको ऐसे ऐसे टर्म्स मिलती है जहां, यानी कि एक बंदे का उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल बन जाता है। तो लेकिन जब आप इमेजिस्ट्स की पोइट्री पढ़ते हो, ये they were, they believed in a succinct language, they just want to write things in, what we call, जैसे वो सिंपली आपको क्लियर लैंग्वेज में आपको समझाना चाहते हैं। तो इमेजिस्ट्स जो थी, इमेजिस्ट्स की जो मूवमेंट चली थी 20th सेंचुरी की लिटरेरी वर्ल्ड में, ये एक रिएक्शन थी रोमांटिक्स और विक्टोरियन पोइट्स के खिलाफ, क्योंकि वो जो उनकी लैंग्वेज हुआ करती थी वो बड़े स्टैंडर्ड लैंग्वेज हुआ करती थी। जब हम इमेजेस की बात करते हैं, एक्चुअली दे एम्फसाइज्ड ऑन क्लियर और वी कैन से डायरेक्ट लैंग्वेज, या आपको इमेजेस से डायरेक्टली समझाना चाहते थे, या आपको बड़े बड़े वो टर्मिनल होने की वो, जैसे वो कोलिक्युअल स्टाइल्स को हम बोलते हैं, इनफॉर्मल वे में आपको समझाना चाहते हैं। उसी मूवमेंट के, उसी यानी कि उसी तरह के एक शायर थे विलियम कार्लोस विलियम्स। इस तहरीक की एक खास जमालियाती थी जिसमें तस्वीर और इश्तियाल अंगेज अल्फाज शामिल थे। यानी कि विलियम्स, जब आप, यानी कि ब्यूटी भी हुआ करते थे, या आपको इमेज से समझाना चाहते थे जब हम इन पोइट्स का मुताला करते हैं। विलियम्स की हमें दो पोएम्स करनी, विलियम्स की जो हमारी शायरी है, इसने जो शायरी लिखी है, इनके जो दो पोएम्स है, विडोज लेमेंट इन स्प्रिंग टाइम और द डेड बेबी, इन दो पोएम्स का हम मुताला करेंगे। इन दो पोएम्स में हम देखने की कोशिश करेंगे कि विलियम्स का क्या रुझान है, और उसके साथ साथ हम स्प्रिंग एंड ऑल, ये भी एक उसकी पोएम है जो हमारे सिलेबस में है, इसका भी हम जायजा लेंगे। तो जब हम रोजमर्रा के तजुर्बे और ठोस तस्वीर पर इसकी तवज्जो नुमाया है, यानी कि जब हम विलियम्स की बात करते हैं, कार्लोस विलियम्स की बात करते हैं, इन्होंने डे टू डे अफेयर जो होते हैं लाइफ के, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी की जो मराहिल है, उनको इन्होंने अपनी पोइट्री में, अपनी शायरी में जगह दी है। जैसे अगर आप विडोज लेमेंट की बात करोगे, विडोज लेमेंट इन स्प्रिंग टाइम, आपको बाय द वे टाइटल से ही पता चलता है कि किसके बारे में ये पोएम हो सकती है। द डेड बेबी, अभी हम इमेजिस्ट्स की बात कर रहे थे, यानी कि आपको द डेड बेबी, आपके दिमाग में एक इमेज आ रही है कि पोएम किसके बारे में हो सकती है। डेड बेबी, एक्चुअली दिस, यानी कि टाइटल से आपको लग रहा है कि एक बच्चे के बारे में ये पोएम है जो ही इज, हु इज डेड, और यानी कि छोटे बच्चे के बारे में ये पोएम है जो इस दुनिया में अब है ही नहीं। देखिए, एक क्लियर इमेज आपके दिमाग में आ रही है। अ टाइटल इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू रीड एनी वर्क, बी इट प्रोज, आई मीन चाहे आप प्रोज में नॉवल पढ़ोगे, ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे, ट्रेवलॉग्स करोगे, एसेज करोगे, टाइटल जो होता है ये एक एसेंशियल होता है हर एक वर्क में। आपको टाइटल पे बड़े गौर फिक्र से सोचना चाहिए, बड़े डीपली आपको पहले एनालिसिस करना चाहिए कि टाइटल किसके बारे में है। मैं जो कुछ पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रही हूँ, आप अगर टाइटल पे थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको टाइटल से ही समझ आएगा। चाहे आप कोई भी पोएम पढ़ लो, कोई भी नॉवल पढ़ लो, एटलीस्ट टाइटल में कुछ छुपा होता है। अगर आप अच्छे तरीके से टाइटल को इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे, टाइटल को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, बड़े डीपर एनालिसिस से देखने की कोशिश करोगे, तो एटलीस्ट अभी अभी आप बुक पे नहीं गए हो, अभी आपने बुक स्टार्ट नहीं की है, लेकिन कुछ ना कुछ मैसेज आपके दिमाग में आ रही होगी वंस यू आर गोइंग टू टेक अप अ नॉवल और इवन अ पोएम।
तो जब हम फिर अ विडोज लेमेंट इन स्प्रिंग टाइम, तो यहाँ पे भी आपको टाइटल से ही एक इमेज दिमाग में आ रही है, जहन में आपकी एक इमेज विलियम कार्लोस विलियम्स आपके दिमाग में जो एक इमेज भेज रहा है वो ये है कि आप कौन सी पोएम पढ़ने जा रहे हो, आप किसके बारे में पढ़ने जा रहे हो। विडोज लेमेंट इन स्प्रिंग टाइम, यानी कि एक बेवा औरत है, वो जो उसकी वो स्प्रिंग टाइम है, स्प्रिंग का दौर है, यानी कि उस टाइम में एक विडो की कहानी आप पढ़ोगे जब आप इस पोइम का मुताला करोगे। यानी कि ये जो ये पोइम है इट इज एन एलिजी, यानी कि गम का गीत या मरसिया जिसको हम बोल सकते हैं। इस पोइम का जब आप इस पोइम को पढ़ते हो, इस पोइम में आपने एक औरत की कहानी पढ़नी, एक औरत की यानी कि एक स्टोरी पढ़ रहे हो, हु इज नाउ अ विडो, who had lost her husband with whom she lived for 35 years. So that is why she's in a state of mourning, lamentation. She's now lamenting. Now she's living a life of alienation. She's living a life without her husband. तो यहाँ से विडोज लेमेंट इन स्प्रिंग टाइम, और यानी कि हम इमेज आपकी दिमाग में आ रही है कि किसके बारे में आप पढ़ रहे हो। और स्प्रिंग टाइम आपको यहीं पे राइटर जो है आपको यही से बोल रहा है कि अगर ये जो ये बेवा औरत है, इसकी जो इसके मोनो एक्चुअली दिस इज अ मोनोलॉग। ये जो ये राइटर है विलियम कार्लोस विलियम्स, मे बी अब पता नहीं कि ये कौन सी औरत के बारे में लिख रहा है, ये इसकी कोई रिलेटिव भी हो सकती है, या एक कोई और औरत भी हो सकती है, या इट्स प्योरली बेस्ड ऑन हिज ओन इमेजिनेशन। तो अब ये है कि अगर इसकी खुद की इमेजिनेशन है तो अब ये इस औरत के बारे में जो लिख रहा है, अब इसने साथ साथ में ये भी लिखा है कि स्प्रिंग का टाइम है। स्प्रिंग के टाइम में ये जो ये बेवा औरत है, इसके जहन पे क्या गुजर रही है, ये कितनी गमजदा है, कितनी अफसुर्दा है, किस रंजो गम में है, उन उन वो यानी कि उन थॉट्स को इन एक्सप्रेस कर रहा है इस पोएम में विलियम कार्लोस विलियम्स। इसके बारे में हम वी विल टॉक अबाउट दिस लिटिल व्हाइल लेटर इन अ डिटेल्ड मैनर। तो जो ही हम फिर तीसरे यूनिट की बात करते हैं, ब्लॉक 2 की बात करते हैं, तीसरे इकाई एक और यानी कि मॉडर्निस्ट शायर विलियस स्टीवन्स पर मबनी है। यानी कि वेलिस स्टीवन्स जो एक और इम्पोर्टेंट शायर अमेरिकी पोइट्री में है, उसकी जो हमारे पास 2 पोएम्स हैं, द स्नोमैन और द एम्परर ऑफ आइसक्रीम, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। इनकी पोइट्री में भी ऑलमोस्ट आप यही ही वाज आल्सो एन इमेजिस्ट। तो यहाँ पे एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जब भी आप इमेजिस्ट मोमेंट की बात करते हो, एक्चुअली दिस इमेजिस्ट मोमेंट वाज फाउंडेड बाय एजरा पाउंड, who was another important well known अमेरिकन पोइट, टीएस इलियट के फ्रेंड भी रह चुके हैं। इवन ही हेल्प्ड टीएस इलियट अ लॉट व्हेन टीएस इलियट जब द वेस्टलैंड लिख रहा था, और पब्लिशर यानी कि उसको फिर पब्लिश में यानी पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक जैसे वेस्टलैंड की बात करें, उसमें उन्होंने बहुत हेल्प किया टीएस इलियट को। इवन टीएस इलियट लर्नड अ लॉट फ्रॉम अ मैन कॉल्ड एजरा पाउंड। तो एजरा पाउंड एक इमेजिस्ट मूवमेंट के बानी थे। तो जब हम तीसरे यूनिट की बात करते हैं, इसमें हम स्टीवन यानी कि जो वेलेस स्टीवन्स हैं, इनकी पोइट्री का हम मुताला करेंगे, इनकी पोइट्री को हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टीवन्स नज्म में मखसूस जुमले इस्तेमाल करते हैं जो एक सतह पर अपील करते हैं और दूसरी सतह पर जिस्मानी माहौल को बयान करते हैं। यानी कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मैसेज यू फाइंड इन वेलेस स्टीवन्स पोइट्री। उसके स्टीवन्स की नज़्मों में मरकजी मौजू का ताखीर से इंकिशाफ भी है। यहाँ पे एक और बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप वेलेस स्टीवन्स की पोइट्री का मुताला करते हो, वहाँ पे आपको बड़े फिलोसॉफिकल थॉट भी मिलते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको बड़े फलसफा यानी कि उन चीज़ों से भी रूबरू करवाता है आपको स्टीवन्स। सो व्हेनेवर यू टेक अ बुक ऑफ एनी पोएम ऑफ वेलेस स्टीवन्स, you will have to be very attentive with every word which Stevens had used in his poetry, because at times he seems philosophical, maybe कोई भी कबार आप existentialism thought भी उसकी poetry में देखते हो। उसके साथ लहजे की eclectic
मैकमक्स और इसके हुनर की तजर्बाती नौयत में हिस्सा डालती है और इससे जदीदियत पसंद शायर बनाती है। नज़म आइसक्रीम के शहंशाह यानी कि द एम्परर ऑफ आइसक्रीम में हौसला अफजा तैयारी और किसी की मौत की तजवीज का अजीब इम्तियाज है। इसमें स्टीवंस खुलासा और ठोस हवालों को यकजा करते हैं। ये यूनिट आपको वेलेस स्टीवंस की शायरी की उन और दीगर खसूसियात से आशना करते हैं। सो जब भी हम यूनिट 3 का मुताला करेंगे, जब भी हम यूनिट 3 का जायजा लेंगे, उसमें हम वेलेस स्टीवंस की 2 पोएम्स करेंगे। एक है द स्नोमैन और द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। तो चौथी इकाई जो ही हम चौथे यूनिट की तरफ नजर दोहराएंगे, इसमें हम शायर लिंगस्टन ह्यूज पर बहस करेंगे। अफ्रीकी अमेरिकी शायरी को समझने के लिए चंद तसव्वुराती इस्तिलाहात पर तबसरा के साथ बहस शुरू होती है। इनमें से कुछ इस्तिलाहात हैं ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट, यानी कि लिंगस्टन ह्यूज की जब हम बात करते हैं, एक्चुअली इसने जब हम इसकी पोइट्री का मुताला करते हैं, आपको ये याद रखना है कि यानी कि एक ब्लैक पोइट यानी कि सिविल राइट्स एक्टिविस्ट भी था ये। जब आप इस की शायरी का मुताला करते हो तो इसकी पोइट्री में आप ब्लैक मूवमेंट के बारे में पढ़ते हो, यानी कि अमेरिकन जो ब्लैक्स होते हैं वो जो पोइट्री लिखते हैं, वो कैसे किस दौर से अमेरिका में लाइफ गुजार रहे हैं, कैसे मुश्किलात उनको जब वो अमेरिका में लाइफ जी रहे हैं, उन सारी चीजों को उजागर करते हैं लिंगस्टन ह्यूज की पोइट्री में आपको देखने को मिलता है। इस शायर के नस्ली तौर पर पसमानदा मकाम इससे इस ब्लॉक के दीगर 3 शायरों से मुमताज करता है, यानी कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस यानी कि पोइट लाइक लिंगस्टन ह्यूज फ्रॉम पोइट्स लाइक रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वेलेस स्टीवंस। तो वो ये है कि जब आप इनकी पोइट्री का मुताला करते हो, इसमें आपको जो पसमानदा तबका होता है, वीकर सेक्शंस होते हैं, जैसे अमेरिकन सोसाइटी में मोस्टली जो पसमानदा तबका है जिनको बहुत मुश्किलात आते हैं लाइफ में, चाहे वो जॉब कर रहे हो या ऐसे ही डे टू डे एक्टिविटीज में उनको बहुत सारे मुश्किलात आते हैं, वो ब्लैक अमेरिकन जिनको हम बोलते हैं, पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टू अमेरिका। तो वहां पे उनको हम नेग्रोज भी बोलते हैं, ब्लैक पीपल भी बोलते हैं। इवन मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी एक स्पीच दिया था, उसमें भी उन्होंने नेग्रोज के बारे में बात कही थी कि नेग्रोज आर स्टिल लिविंग इन चेन्स इन अमेरिका, they are not living a life of freedom, liberty, they don't feel themselves, कि उनको वो लिबर्टी अमेरिका में मिल रही है। तो इसकी जो शायरी है, लिंगस्टन ह्यूज की जो शायरी है, ये उसमें हम ये चीजें देख लेंगे, यानी कि वो जो प्रॉब्लम्स ब्लैक पीपल फेस करते हैं कहाँ पे, अमेरिका में। जो ब्लैक पीपल है जिनको हम ऐसे जैसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स गोरे बोलते हैं या काले बोलते हैं, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं उनको हम मोस्टली जो पीपल है दे डिस्क्राइब द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एज डार्क कॉन्टिनेंट, ब्लैक कॉन्टिनेंट, ऑल्दो इट इज अनएथिकल, it's not it doesn't sound moral। तो या ऐसे है, it doesn't sound logical you are going to describe a continent like Africa in terms of black continent, dark people, black people। तो यहाँ पे फिर वो इथनोसेंट्रिसिज्म का हम फिर वो इस्तेमाल करते हैं, you become ethnocentric or you feel your culture is superior than the other cultures, particularly the culture of African continent. Mostly we see this problem in Western civilization. They they feel their culture is superior than the cultures of the rest of the world। जैसे चाहे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करेंगे हम, एशियन कॉन्टिनेंट की बात करेंगे हम, तो उन चाहे आप जब वो समझते हैं कि वो सुपीरियर है, सुपीरियर इन everything, in every walk of life, be it science, technology, medicine, political affairs, economics, यानी कि जितने भी चाहे कुछ यानी कम्युनिकेशन सिस्टम, इवन मिलिट्री सिस्टम, उनका मानना है, इवन इंटेलेक्चुअली वो खुद भी समझते हैं या किसी भी कल्चरल हिसाब से वो समझते हैं कि हम सुपीरियर है। तो उनका मानना ये है कि जो वो सिविलाइजेशन है, दे आर इंटेलेक्चुअली साउंड पीपल, दे बिलीव इन फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिविटी, रैशनलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। वो अपने आप को समझते हैं कि वो दे डोंट बिलीव इन मिथ्स,
सुपरस्टिशियस बिलीफ्स। तो वो यानी कि दे बिलीव दे आर लॉजिकल, यानी कि दे बिलीव इन एक्शन। और जैसे वो फिर दूसरे कॉन्टिनेंट को देखते हैं, बीट द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया और इवन अफ्रीका, तो वो समझते हैं कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इन दो कॉन्टिनेंट्स पे रूल किया है, चाहे हम ब्रिटिश की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, स्पेन की बात करेंगे, फ्रांस की बात करेंगे, ये समझते हैं कि ये इन्होंने जो बाकी दुनिया है, इन्होंने इनको जैसे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे वन थर्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उनका भी जैसे आप लॉर्ड मैकावले को देखते हो या इवन जोसेफ कॉनरॉड को देखते हो, जब इनकी राइटिंग्स को देखते हो, इनको पढ़ते हो, या इवन रुडयार्ड किपलिंग, उनकी एक वो लाइन है, ईस्ट इज ईस्ट एंड द वेस्ट इज वेस्ट, द ट्वेन नेवर शैल मीट। यानी कि वो ही वाज अ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ये कभी नहीं मिल सकती है ईस्टर्न सिविलाइजेशन से। क्यों? इन व्हाट सेंस? बिकॉज ही बिलीव्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज सुपीरियर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे अभी भी हम बात करें, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा था हमने मेडिसिन में बहुत कुछ दिया है वर्ल्ड को, हम इंटेलेक्चुअली बहुत सुपीरियर है। तो वो अगर आप इसका मुताला अच्छे से करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो देन there is this critic called एडवर्ड सईद। एडवर्ड सईद ने एक बुक लिखी थी ओरिएंटलिज्म। उस बुक में वो ओरिएंटलिज्म में एडवर्ड सईद, एक्चुअली एडवर्ड सईद वी ऑल नो ही वाज द फाउंडर ऑफ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। तो उसका उन्होंने वो बुनियाद रखी थी, वो एक महत्वपूर्ण बानी थे इस पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज की। तो उन्होंने जो ओरिएंटलिज्म बुक लिखी है, उस ओरिएंटलिज्म में उस बुक में वो लिख रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन खुद क्यों अपने आप को सुपीरियर समझती है, और जैसे अभी रुडयार्ड किपलिंग की बात करती है, इस जैसे राइटर्स ये खुद क्यों सुपीरियर समझते थे और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ये क्यों दूसरी नजर से देखते थे। तो इस बुक का आप मुताला कर सकते हो, इस बुक को आप खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो। इट्स अ वंडरफुल बुक इफ यू वांट टू नो हाउ what is the main conflict between orient और we say occident और east and west जिसको हम बोलते हैं, why western civilization always believe in this theory of ethnocentrism। तो जब हम फिर बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। जब हम बात करते हैं, एक्चुअली अमेरिकन पोइट रह चुके हैं, बड़ा अच्छा मयार इन्होंने पाया है, बड़े बुलंद पाया शायर माने जाते हैं अंग्रेजी जुबान के, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट अमेरिकन पोइट्री। क्योंकि हम व्हाई वी से अमेरिकन पोइट्री, ये अमेरिका में रह रहे थे, इन्होंने अमेरिका में लाइफ गुजारी थी, इन्होंने वहां पे तालीम हासिल की थी। तो फिर इन्होंने अपने इर्द गिर्द जो उसकी सराउंडिंग्स है वहां पे पोइट्री लिखी थी। तो इसको हम यानी कि अमेरिकन सिविलाइजेशन, अमेरिकन जो लिटरेचर है, ये उसमें इसमें उनका नाम आता है। ऑल्दो वी नो दैट ही रोट पोइट्री इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो जैसे हम फिर कभी कभार बात करते हैं इंडियन इंग्लिश पोइट्री की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर इज एन इंडियन पोइट। क्यों? वो इंडिया में रह रहे थे, उन्होंने लाइफ में वो जो उसका जन्म यहाँ पे हुआ था, उन्होंने जिंदगी यहाँ पे गुजारी थी। चाहे आप कमला दास की बात करोगे या किसी और राइटर की बात करोगे, उनको हम ऐसे यानी कि एक कंट्री के साथ मुंसलिक करते हैं। उन्होंने उस कंट्री में जन्म लिया था, मे बी कुछ पोइट्स फिर उसी सरजमीन पे उनकी फिर वफात भी होती है। तो जैसे हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हम कहते हैं कि एक 20वीं सदी के एक बुलंद पाया शायर रह चुके हैं अमेरिकन पोइट्री में। तो इस यानी कि ये जब इसका जन्म हुआ था, इनके जो पापा, जो इनके पेरेंट्स थे, बड़े पढ़े लिखे पेरेंट्स इनके थे। तो फिर इन्होंने भी तालीम हासिल की थी। एक्चुअली इनकी जो ये न्यू इंग्लैंड एक जगह हुआ करती थी अमेरिका में, एक्चुअली व्हाई इज इट बीइंग कॉल्ड न्यू इंग्लैंड, ये भी एक समझने की आपको जरूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जब हम अमेरिकन सिविलाइजेशन का मुताला करते हैं, अमेरिकन हिस्ट्री का मुताला करते हैं, तो वहां पे भी हमें ये लग रहा है कि वहां पे भी ब्रिटिशर्स पहले राज किया करते थे, फिर कुछ कॉलोनीज वहां पे बनी थी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर एक कंट्री में फिर बहुत सारी स्टेट्स आजकल अमेरिका की हैं। तो फिर उसको न्यू इंग्लैंड, क्योंकि वो लोग जो लोग वहां पे रह रहे थे, चाहे वो उन्होंने वहां पे इंपीरियलिज्म या किसी और वजह से वहां पे वो मुंतकिल हुए थे इंग्लैंड से कहां पे, अमेरिका।
फिर वो कॉलोनीज में वो लोग रह रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्हीं की सिविलाइजेशन वहां पे ग्रो करनी होगी। तो फिर उसको हम न्यू इंग्लैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो लोग पहले जो इनहेबिटेंट्स वहां पे अमेरिका के जो पहले इनहेबिटेंट्स थे, वो बोला वो हिस्ट्री में लिखा जाता है कि वो पहले कहाँ से आए थे, इंग्लैंड से। उन्होंने यानी कि इंग्लैंड के थे वो, फिर उन्होंने इंग्लैंड से फिर उन्होंने वहां पे ट्रैवल किया था, फिर अमेरिका में, फिर वो वहां पे सेटल हो गए, फिर उन्होंने कॉलोनीज वहां पे बनाई थी। तो एक्चुअली द अर्लियर इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका, you know, it's being said that the people were from England. That's why there is a space, there is a place called, there is a special place in America which is being called New England. Actually इसकी एक अपनी दास्तान है, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। अगर आप उसको बड़े अच्छे से मुताला करना चाहते हो, वो ये है कि जो लोग इंग्लैंड में रह रहे थे, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि इंग्लैंड का बहुत दबदबा था, इंग्लैंड बहुत देर तक दुनिया पे रूल कर रहा था, इंग्लैंड बहुत बहुत आगे था, चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करोगे, चाहे आप यानी कि किसी भी पॉलिटिकली बात करोगे, एजुकेशनल सेटअप की बात करोगे। तो फिर इन्होंने कुछ बंदे चले गए थे इंग्लैंड से कहा अमेरिका, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो फैमिलीज हुआ करती थी वहां पे वो वहीं पे सेटल हो गई थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो सिविलाइज वहां पे जो लोग रह रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉलोनीज में रह रहे थे, जिनको आज भी हम न्यू इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। और जो अभी कुछ लोग जिनके पेरेंट्स जो फोर फादर्स हैं जो इंग्लैंड से आए थे, वो अभी भी अपने आप को यही न्यू इंग्लैंड पोइट्स या कुछ ऐसे टर्म से उनको यानी कि डिस्क्राइब किया जाता है। तो जब हम रॉबर्ट फास्ट की बात करते हैं, एक्चुअली व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री, he earlier thought, he should write poetry, it should be a pastime exercise for him. He would write poetry, whenever he finds time. यानी कि जब रॉबर्ट फास्ट ने पहले जो एक जैसे वो उन्होंने ज्यादा अहमियत नहीं दी थी पोइट्री को, वो पोइट्री लिख रहे थे, लेकिन जब भी उनको मौका मिल रहा था, जब भी उनको बड़े तनहा हुआ करते थे, यानी कि बड़े अच्छे आराम से वो रह रहे थे अपने रूम में, उनको और कोई काम नहीं मिल रहा था, तो फिर वो उन्होंने पोइट्री लिख, वो उस दौर में उस वक्त में वो पोइट्री लिख रहे थे। लेकिन लेटर ऑन ही बिकेम full-time poet. When he gained wisdom, when he realized that he has now this what we call एक जो मैच्योरिटी होती है पोइट में, तो जब उसको सेंस हो गया कि मैं पोइट लिख सकता हूँ, मैं एक पोइट अच्छा बन सकता हूँ, तो फिर उन्होंने ज्यादा तवज्जो किस पे दी, पोइट्री पे दी। उसने बहुत सारे पोइम्स लिखी हैं। अभी जब हम आगाज में आपके साथ बात कर रहे थे, हमने आपको उसकी एक पोइम की थोड़ी सी झलक भी आपके सामने रखी, कुछ एक स्टेंजा आपके सामने रखा, जब हम आपके सामने बात कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू की। जैसे वो पोइम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, it's a wonderful poem. You must read this poem if you are going through this phase of desolation, dejection, if you are witnessing failures, if you are not feeling that success is not your cup of tea, तो फिर आप ये पोएम पढ़ लीजिएगा, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। स्पेशली जो पहला स्टेंजा है, इसमें आपको जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बड़े इंस्पायर करते हैं आपको, यानी कि बार बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे वो इस पोएम में लिखते हैं, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी कि इसमें वो बोल रहे हैं आपसे कि it's always better that you should engage yourself in some activities. You should keep yourself alive all the time. You shouldn't be like an armchair activist. तो आपको बड़े एक्शन के साथ रहना है। You shouldn't always feel there is something else in your store. If you shouldn't, जैसे वो हम रॉबर्ट फास्ट की बात करते हैं, इसमें इस पोइम जब आप इसकी शायरी का मुताला करते हो, ये इंसान को हमेशा यही समझाने की कोशिश करता है कि आप में हुनर है, आपके पास जहन है, दिमाग है, माइंड है, यू आर नॉट एन इन्फीरियर क्रिएचर, आप भी कुछ कर सकते हो, आप में कुछ यानी कि आप किसी चीज को अगर पाना चाहते हो, यू कैन डू इट। सो डजंट मैटर वेदर यू विल हैव टू गो थ्रू दिस, जैसे आपको भी कठिनाइयां भी आ सकती है, मुश्किलात भी आ सकते हैं। तो एक और पोएम जो एक बाउंडलेस मोमेंट लिखी थी रॉबर्ट फास्ट ने, ये भी एक बहुत अच्छी पोएम है। तो ये पोएम अगर आप पढ़ना चाहते हो, एक पोएम कलेक्शन ऑफ पोइट्री रॉबर्ट फास्ट की है, न्यू हैम्पशायर।
यानी कि न्यू हैम्पशायर एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, यानी कि एक बुक है, इसमें आपको पोइम्स, बहुत सारी पोइम्स मिलेंगी, जिसका नाम है न्यू हैम्पशायर, यानी कि इसमें बहुत सारी अच्छी पोइम्स हैं। शायद उसी की वजह से इसको इस बुक के लिए क्या प्राइज मिला था, पुलिट्जर प्राइज मिला था। पुलिट्जर प्राइज भी और बहुत सारे कैटेगरीज में ये दिया जाता है, वन कैटेगरी एक लिटरेचर की भी है वहां पे। तो इस फॉर सो इफ, या अगर आप अब आपको ये याद रखना है, इट वाज फॉर न्यू हैम्पशायर, रॉबर्ट फॉस्ट वन द पुलिट्जर प्राइज। तो उसी न्यू हैम्पशायर जो बुक है, और जो उसी उसी बुक में से एक पोइम है जिसका टाइटल है अ बाउंडलेस मूवमेंट। तो ये जो हमारे सिलेबस में ये बुक, ये जो ये पोइम रखी गई है, ये एक इम्पोर्टेंट पोइम है। यानी कि ये जो ये पोइम है, इसमें आपको बहुत सारी चीजों से रॉबर्ट फास्ट, यानी कि ही एड्रेसेस सेवरल इश्यूज इन दिस पर्टिकुलर पोइम। तो जैसे आप, अभी हम बात कर रहे थे कि रॉबर्ट फास्ट वाज अ पोइट ऑफ नेचर। तो इस पोइम का जब आप मुताला करते हो, एक्चुअली इस पोइम में रॉबर्ट फास्ट कौन सी मैसेज एक रीडर तक पहुंचाना चाहता है। एक्चुअली इस पोइम में रॉबर्ट फास्ट क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है, यानी कि वो इस पोइम में बोलना चाहता है कि कोई एक बंदा ऐसा भी होता है। देखो, उसका मानना है कि जैसे the people always want to become robots, they always want to, यानी कि वो they always want to move from one work to another work, वो हमेशा काम करना चाहते हैं। यानी कि जैसे आप हमेशा अपने काम के साथ बिजी रहते हो। लेकिन अब बाउंडलेस मूवमेंट जो ये पोइम है, इस पोइम में नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखता है। यानी कि रॉबर्ट फास्ट का मानना है कि कुछ इंसान, कुछ बंदे इस जमीन पे ऐसे भी होते हैं जो नेचर को पसंद करते हैं, जो कुदरती निजाम को पसंद करते हैं। यानी कि इसका जो, यानी कि ये पोइम का जब आप अच्छे से जायजा लेते हो, इसका बड़े अच्छे से आप गौर फिक्र करते हो, यहाँ पे इस पोइम में रॉबर्ट फास्ट फ्लावर के बारे में लिखता है, मंथ ऑफ मार्च के बारे में लिखता है, मंथ ऑफ मई का भी वो डिस्क्रिप्शन देता है। तो एक्चुअली ट्रीज के बारे में भी आपको एक डिस्क्रिप्शन देती है, यानी कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। तो वो बोल रहा है कि इंसान कितने भी बिजी हो अपने काम में, कितने भी बिजी हो, या इवन इफ वन वांट्स टू ऑलवेज लुक एट थिंग्स साइंटिफिकली, या इवन इफ वन वांट्स, if one possesses scientific temper, he believes in objectivity और रैशनैलिटी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे बंदे भी हैं, या वो बंदा भी हो सकता है जिसको नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक होंगे, पसंद करता होगा वो किसको, कुदरती निजाम को। तो यहाँ पे फिर इस पोइम में हमें रॉबर्ट फास्ट एक्चुअली जब ही राइट्स एक वर्स इस पोइम में वो लिखता है, ओह दैट इज द पैराडाइज इन ब्लूम आई सेड एंड ट्रूली इट वाज फेयर एनफ फॉर फ्लावर्स। जैसे भी हम फ्लावर्स की बात कर रहे थे, जितने भी नेचर पोइट्स होते हैं, ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं, ये कुदरती निजाम को लाइक करते हैं, कुदरती निजाम को ये पसंद करते हैं। कुदरती निजाम में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, चाहे आप मून की बात करोगे, स्टार्स की बात करोगे, स्काई की बात करोगे, ओशियंस की बात करोगे, लेक्स की बात करोगे, इसमें आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, फ्लावर्स, रोजेस, ओशियंस। यानी एक नेचर पोइट होता है, उनको इन्फ्लुएंस करती है ये चीजें। जैसे हम विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जितने भी रोमांटिक पोइट्स थे, वो उनको बहुत इन्फ्लुएंस किया था नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ने। वैसे ही किसको इन्फ्लुएंस किया था नेचर ने, रॉबर्ट फास्ट को। तो इस पोइम में अभी एक रॉबर्ट फास्ट फ्लावर को किसके साथ कंपेयर कर रहा है, यानी कि व्हेन ही इज ऑब्जर्विंग a flower is blooming in his garden or maybe somewhere else, तो वो उस फ्लावर की लाइफ को फिर देखता है। जैसे भी हमने बात की मार्च के बारे में, इसमें लिख रहा है, यानी कि रॉबर्ट फास्ट बिलीव्स ये जो फ्लावर है, इस ये यानी कि ये ग्रो करना स्टार्ट कब करता है, मार्च की सीजन में, जिसको हम सीजन ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। तो एक्चुअली इट इज ड्यूरिंग दिस स्प्रिंग दिस फ्लावर स्टार्ट्स टू ब्लूम। तो वैसे ही यानी कि फिर मई में इसकी बात करता है रॉबर्ट फास्ट इस पोएम में। तो मई में ये जो ये फ्लावर होता है,
तो ये एक बड़े अच्छी यानी कि एक फुल पिक्चर इसकी आपके सामने आती है। तो इससे आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या सिखाना चाहता है, यानी कि ये सीजन के बारे में बोलते हैं। मार्च जो है ये स्प्रिंग सीजन है, और जो मई है ये समर स्प्रिंग है, यानी फुल, यानी कि एक जो फूल होता है ये फुली ब्लूम होता है इस सीजन में। तो जब हम इस पोइम का बड़े अच्छे से मुताला करते हैं, तो इसमें एक्चुअली रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन दिस पोइम मीडिएट्स ऑन नेचर, यानी कि चाहे नेचर के बारे में लिखता है। नेचर एक, यानी कि आप कितनी, जो भी आपकी एक्सटर्नल लाइफ है, आप कितनी भी बिजी हो दिन दिन भर, या किसी आप कितने भी अपने काम के साथ बिजी हो, डजेंट मैटर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो जस्ट सीख उनको प्लेजर मिलता है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को देख के, उनको प्लेजर मिलता है नेचर को देख के। जैसे अभी हम, यानी कि वो तन्हा जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तन्हा जिंदगी किस सेंस में? तन्हा जिंदगी वो उनको सुकून मिलता है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को देख के, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को अकेले में देख के। तो यहाँ पे एक्चुअली जब हम इस पोएम का अच्छे से मुताला करते हैं, तो यहाँ पे हमें यही मिलता है कि जो हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्चुअली मैसेज देना चाहता है वो ये है कि आप यू नो डजंट मैटर कि आप कैसी लाइफ जी रहे हो, यू विल हैव टू लुक एट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, यू नो। तो जब हम फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दूसरी पोएम का मुताला करते हैं, आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये यहाँ पे भी आपको नेचर के इर्द गिर्द ही कुछ लाइफ देखने को मिल रही है। आफ्टर पिकिंग जो है, आफ्टर एप्पल पिकिंग, एप्पल पिकिंग जो है, ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने की जो है, ये पोइट्री जो कलेक्शन, एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, उसमें ये पोएम आपको देखने को मिलती है। 1914 में जो कलेक्शन पब्लिश हुई थी। एक्चुअली आफ्टर एप्पल पिकिंग में रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बंदे के बारे में लिखता है, who is a जो से वो he gives us a glimpse of farmer's life, who is just picking apples from his orchard। यानी कि एक बंदा है जो सेब उग गए हैं, सेब यानी कि जब उनका राइप सीजन होता है, अब जो टाइम होता है उनको, यानी कि दरख्तों से नीचे लाने के लिए, फिर खाने आप खा सकते हो या मार्केट में बेच सकते हो। लेकिन यहाँ पे आफ्टर एप्पल पिकिंग, यानी कि टाइटल पे आपको गौर करना है। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट शायद जिस बंदे के बारे में ये लिखता है, उस बंदे के बारे में क्या कब लिखता है? आफ्टर एप्पल पिकिंग। इसने ये शायद ये काम किया है पहले, अब उसके बाद वो क्या सोच रहा है, इस पोएम में आपको वो चीजें देखने को मिलती है। एक्चुअली इस पोएम में एक बंदे के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखता है, एक जो बंदा देहात में रहता है, ये एक्चुअली अपने ऑर्चर्ड में होता है। ये ऑर्चर्ड से एप्पल जो इसके दरख्त पे होते हैं, ये उनको लाता है, और फिर उनको, जैसे हम आपके जो जिसमें भी आप उनको फिर स्टोर करते हो, ये अब स्टोर करता है इनको। लेकिन फिर क्या होता है, ये एक दिन का काम करके फिर ये सोना चाहता है। अब आफ्टर एप्पल पिकिंग इसने अपना काम किया है। he had collected all his apples, जो भी इसके एप्पल्स ड्यूटी थी, जो इसका काम था, इसने जितने भी एप्पल नीचे लाने थे दरख्त से, इसने वो पैक किए हैं। अब ये सोना चाहता है। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज एप्पल पिकिंग में आपको जो देखने को मिलती है, दिस पोएम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, इट्स अ पोएम ऑफ एक्शन। यानी कि यहाँ पे एक बंदा जो होता है, ये दिन भर काम करता है, अब थोड़ी सी थकावट इसको आती है, थकावट के बाद अब ये सोना चाहता है। ऑल्दो ये अभी नहीं सोना चाहता, ये पूरा काम करता है। आप मान लीजिए इस एक इंडिविजुअल के बारे में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसमें हमें इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन एक बंदे के बारे में दिखता है, दिखाता है। वो जो बंदा वो सुबह काम स्टार्ट करता है, आप मान लीजिए सुबह 8-9 बजे इसने काम स्टार्ट किया, फिर इसका शेड्यूल ये होता है कि ये शाम के 6-7 बजे तक काम में लगा होता है। इस दौरान ये कभी रेस्ट वेस्ट नहीं करता है, ही इज कंटिन्यूअसली पिकिंग दीज एप्पल्स फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ एन एप्पल ट्री। वो इसको लाता है वहां से,
तो इस जो ये दिन भर ये काम करता रहता है, यहाँ पे एक्चुअली एप्पल के जरिए रॉबर्ट फास्ट हमें दिखाना सिखाना चाहता है कि यू शुड बी लाइक दिस इंडिविजुअल, यू शुड लिव लाइक योर लाइफ लाइक दिस इंडिविजुअल। जिस इंडिविजुअल को एक इमेजिनरी कैरेक्टर जो होता है, इमेजिनरी कैरेक्टर जो रॉबर्ट फास्ट ने इन्वेंट किया है इस पोएम में। रॉबर्ट फास्ट का मानना है कि आपने भी आपने आपको ऐसे ही बिजी रखना है आप काम के साथ, यानी कि जैसे ये बंदा अपने आप को बिजी रखता है किसके, एप्पल पिकिंग के साथ। तो जहां पर जब हम एप्पल का मुताला करते हैं, बड़े गहराई के साथ सोचते हैं, एक्चुअली एप्पल इट इज अ सिंबल फॉर अपॉर्चुनिटी। यानी कि इस बंदे के जरिए जो ये एप्पल लाता है ट्री से, फिर पैक करता है, जो भी इसका काम होता है, इस काम के जरिए हमें रॉबर्ट फास्ट दिखाना चाहता है कि आपने ऐसे ही जिंदगी जीनी है जैसे ये बंदा अभी जी रहा है। हाँ, अभी कुछ देर बाद उसको शाम में थकावट आती है, अब ये बंदा सोना चाहता है, तो लेकिन जब तक ना ये पहले ये काम कंप्लीट करता है तब तक ये सोना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे ही इवन डजंट फील फटीग, यानी कि वो वजह से वो इसको वो एग्जॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, इवन दो जैसे वो अगर वो एग्जॉस्ट भी होता है वो कंटिन्यूअसली ये काम करना चाहता है, जो भी इसको शेड्यूल होता है ये अपने आप को उस काम में बड़े अच्छे तरीके से बिजी रखना चाहता है। तो इस जैसे वो इस पोइम में रॉबर्ट फास्ट हमें इस लाइन से कुछ सिखाना चाहता है। इस पोइम में एक जगह रॉबर्ट फास्ट लिखते हैं, माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लेडर, यानी कि दिस इज एन इंडिविजुअल हु इज नाउ टेलिंग दिस माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लेडर। it is actually the character, the narrator of the poem, about the individual of the poem who is picking these apples from a tree. Now what is he saying? He's telling us, he's telling, Robert Frost has created this character, he has created this character in order to say, in order to कि जो लोग हैं, जो इसके readers हैं, to infuse this what we call एक vitality, एक मैसेज पहुंचाना चाहता है कि आपने भी ऐसे ही रहना है या जिंदगी ऐसी ही है। जैसे वो लिख रहे हैं, माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लेडर, माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लेडर्स sticking through a tree towards heaven sitting, and there is a barrel that I didn't fill, यानी कि my long two pointed ladder sticking through a tree। जैसे ऑब्वियसली अगर आपको ट्री पे जाना है, आपने एप्पल्स नीचे लाने हैं, अब बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू ब्रिंग दीज एप्पल्स डाउन। उसके बाद एक्चुअली दे आर गोइंग टू रॉटन इफ यू आर नॉट गोइंग टू पिक देम एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। जब इनका अपना टाइम पहुंचता है तो ऑब्वियसली जैसे रॉबर्ट फास्ट इस जैसे वो मई का महीना है, अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, ये एज पर सीजन इनको वैसे ही लाया जाता है। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, यहाँ पे मोस्टली अक्टूबर नवंबर के आसपास जब हम एप्पल को नीचे लाते हैं ट्री से, क्योंकि फिर उसके बाद वो मुड़ जाते हैं, उनकी फिर लाइफ खत्म हो जाती है। तो दैट इज द प्राइम सीजन फॉर दिस पिकिंग दीज एप्पल्स फ्रॉम अ ट्री। तो इस माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लेडर्स स्टिकिंग थ्रू अ ट्री, तो आपको वो नीचे लाने में आप एक लेडर का इस्तेमाल करते हो। अब रॉबर्ट फास्ट यहां से क्या दिखाना चाहता है कि एक टुवर्ड्स हेवन सिटिंग, यानी कि ये जो लेडर है ये कहां की तरफ है, ये ट्री की तरफ है, यानी कि ऊपर की तरफ है। एक यहाँ पे ये जो लेडर है, इट इज अ सिंबल, इट इज अ सिंबल फॉर एक्शन, it is a symbol for activity, and it's a symbol for what it's in contrast to what we call laziness, inactivity। यानी कि यहाँ पे ये जो लीडर इसने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे रॉबर्ट फास्ट क्या दिखाना चाहता है कि आपकी जो एम्स है किसकी तरफ, ट्री की तरफ इसने की, जो ये दरख्त की तरफ, दरख्त की शाखों की तरफ ये जो लीडर है, जिसके जरिए ऑब्वियसली फिर जो ये इंडिविजुअल है ये चढ़ता है ट्री पे, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ की तरफ है, स्काई की तरफ है। तो इस लीडर के जरिए रॉबर्ट फास्ट हमें समझाना चाहता है, एक सिंबल के तरीके इसे इस्तेमाल किया है कि यू शुड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, योर एम शुड ऑलवेज बी बड़े ख्वाब होने चाहिए आपको। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अगर इफ यू फील लो इन योर लाइफ, if you are not achieving things which you are striving for, then you shouldn't become hopeless,
you shouldn't feel, dethroned. Yeah, you shouldn't feel dejected. You will have to think, you will have to make yourself believe, कि अभी आप और कुछ कर सकते हो। लाइक दिस लेडर, अगर आप इस काम को कामयाबी आपको नहीं मिली, आप कोई और काम कर सकते हो। आप इवन इसी काम को भी अचीव कर सकते हो। देन what is required is you will have to do more, यानी कि you will have to struggle more। सो इस लीडर के जरिए हमें रॉबर्ट फास्ट क्या दिखाना चाहता है, यही समझाना चाहता है कि ये जो ये लीडर, एक जो बंदा, जब आप ट्री पे जाते हो, जब आप सेब को दरख्त से नीचे लाते हो, जब उनका, ऐसे ही नहीं, जब उनका टाइम आया है, जब वो राइपिंग स्टेट में है, जब उनका अपना मौसम आता है, जब वो दरख्त से अब वो ज्यादा देर नहीं रहना चाहते दरख्त पे, क्योंकि उसके बाद अदरवाइज दे आर गोइंग टू रॉटन on that very tree if you are not going to pick them at an appropriate time, एक appropriate season में। तो वैसे ही इस उसको उन सेब को नीचे लाने में आपको लेडर की जरूरत होती है, यानी कि आपको ट्री के साथ रखते हो। लेकिन रॉबर्ट फास्ट इस लाइन में हमें दिखाता है ये जो इंडिविजुअल, इसकी जो लेडर है वो किसकी तरफ है, ट्री की तरफ है। उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ की तरफ है, आसमान की तरफ है। ये एक पोइट की क्वालिटी होती है। लीडर के जरिए आपको इंस्पायर करना चाहता है। ये एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी हो सकती है। हम कितनी मर्तबा ये देखते हैं कि हमारी लोकेलिटी में, सराउंडिंग्स में हम कितने बंदों को देखते हैं, वो लेडर पे चढ़ते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं। फिर here Robert Foster is giving us an example of apple. We could take any other example, जैसे कोई भी आप फ्रूट लाना चाहते हो, बीट एंड वॉलनट, जैसे कोई भी और है, ग्रेप्स आप ट्री से लाना चाहते हो, लेकिन आपको लेडर पे चढ़ना है। लेडर की पोजीशन कहाँ की तरफ होती है, आसमान की तरफ होती है, ऊपर की तरफ होती है। ये जो लेडर है, हम नॉर्मली बंदों को देखते हैं, ये होती है एक पॉइंट की क्वालिटी। ये इस लीडर, अगर हम कॉमन मैसेज की बात करेंगे, ऑर्डिनरी सिटीजन्स की बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, जो शायर नहीं है, जो अच्छे राइटर नहीं बन पाते हैं, या जो वो एक अच्छे राइटर की जो यानी कि क्वालिटी होती है, वो बड़ी कीनली ऑब्जर्व करते हैं हर एक चीज को, और उस चीज से आप वो कुछ ना कुछ मीनिंग निकालते हैं। उन चीजों से उसको वो एक कोई मैसेज आती है। जैसे रॉबर्ट फास्ट ने एक बंदे को, अगर हम दूसरे सेंस में इस पोएम का मुताला करेंगे, आफ्टर एप्पल पिकिंग, इसी ये इंडिविजुअल चढ़ता है। मे बी रॉबर्ट फास्ट ने देखा होगा, हम भी बहुत मर्तबा वी आर सीइंग पीपल पिकिंग दीज एप्पल्स ऑन अ लेडर, number of times, countless times, in our lives. But had we ever thought what is the significance of leader? हाँ, हम सोच रहे हैं the significance of leader इसके बंदा यहाँ नीचे से वहां ऊपर की तरफ ट्री पे जाता है। लेकिन a poet like Robert Frost, जो भी अच्छे राइटर्स होते हैं, ये कुछ और मीनिंग्स निकालते, इनके लिए कुछ और सिंबलाइज करती है। जैसे इस पोएम में लीडर से हमें रॉबर्ट फास्ट समझाना चाहता है, एक इंस्पायरेशन देता है कि जैसे आप लीडर पे जाते हो, लीडर की पोजीशन ऊपर की तरफ होती है, आपको हमेशा अपने जो गोल्स हैं, अजियत की लाइफ जी रहे हो, बड़े नाकामी आपको मिल रही है, कामयाबी की दौर से आप बड़े दूर हो, कामयाबी को आप अभी नहीं छू रहे हो, जो भी आपकी मंजिल है उसको आप अभी नहीं छू रहे हो, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको बड़े कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करना है, आपने कंटिन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। अगर आपको ये चीज नहीं मिला, आपको कोई और स्ट्रैटेजी अपनानी होगी वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये एक ट्रेट होती है एक राइटर की, कि ये एक ऑर्डिनरी चीज से भी एक ऑर्डिनरी चीज से भी आपके लिए एक ऑर्डिनरी चीज के जरिए आप तक एक बड़ी मैसेज देना चाहता है, यानी कि लीडर के जरिए आपको इंस्पायर करता है रॉबर्ट फास्ट। यानी कि ये पोएम है, इसमें आपको अब एक इंस्पायरिंग मैसेज मिलती है। जैसे हम रॉबर्ट फास्ट की बात करते हैं, हमने आपको पहले ही डियर लर्नर्स इस बात से रूबरू करवाया है कि whenever you read Robert Frost's poetry, you find so many elements in his poetry. You find in Robert Frost's poetry there is this what we treat, जब आप उसकी पोइट्री का मुताला करते हो, you would find Robert Frost at times speaking about natural objects in his poems. At times you find Robert Frost, inspiring his readers through symbols, metaphors,
किसी बहुत चीज़ों के ज़रिए वो आपको समझाना चाहता है। तो डियर लर्नर्स, ये आज हम बात कर रहे थे रोबोट फास्ट के बारे में। आफ्टर एप्पल पिकिंग की हमने इसके बारे में हमने बात की, और इसकी जो एक और पोएम है बाउंडलेस मूवमेंट। तो इन पोएम्स के जरिए हमें ये मैसेज मिल रही है कि जो एक पोएम लाइक रोबोट फास्ट है, ये बड़े इन्फ्लुएंस हुआ करते थे नेचर से। इन्होंने नेचर के बारे में बहुत लिखा है, कुदरती निज़ाम के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो ये वैसे ही इसमें नेचुरल